हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर को डिस्कस करेंगे। ये भी सीएफटी के एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कलर अगर हम डिस्कस करें जैसे COSO4, और मैं जनरली स्टूडेंट से पूछता हूँ कि COSO4 कौन से कलर का होता है, तो उनका आंसर होता है कि सर COSO4 ब्लू कलर का होता है। तो मैं कहता हूं नहीं बेटा, वो कलरलेस होता है। मैं पूछता हूं FeSO4 कौन से कलर का होता है, तो स्टूडेंट का आंसर आता है सर ग्रीन कलर का। मैं बोलता हूं कलरलेस होता है। TiCl3 कलरलेस होता है। बेसिकली COSO4 0.5H2O ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का। FeSO4 0.7H2O ग्रीन कलर का होता है। TiCl3 0.6H2O वॉयलेट कलर का होता है। ये सिचुएशन। तो ये अनहाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं, अनहाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं, और ये अनहाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं तो कलरलेस हैं। समझना बात को, मैं वापस ले रहा हूं। तो ये ध्यान दो बेटा, जो COSO4 है, COSO4, चलो पहले मैं एग्जांपल वो ले लेता हूं जो NCERT के अंदर ही है, बुक के अंदर ही। TiCl3 0.6H2O ये ऐसा लिखा रहता है, और ये वॉयलेट कलर का है। और बेसिकली ये TiS2O6Cl3 है, जिसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड। वॉयलेट कलर का है। जब मैं इसको स्ट्रांगली हीट करता हूं, स्ट्रांग हीटिंग करता हूं इसकी, तो ये जो 6 मॉलिक्यूल वाटर है ये एस्केप हो जाता है। TiCl3 और 0.6H2O, और ये वाटर की वेपर बन जाती है, और ये वेपर फॉर्म में एस्केप हो जाता है, और ये कलरलेस हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं कॉपर सल्फेट COSO4 0.5H2O को जब मैं स्ट्रांगली हीट करता हूं, तो COSO4 0.5H2O तो ब्लू कलर का होता है, और जब मैं इसको स्ट्रांग हीट करता हूं तो इसके 5 मॉलिक्यूल वाटर एस्केप होके चले गए, और ये बन गया कलरलेस। ये हो गया कलरलेस। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो कंक्लूजन सामने आ रहा है पहले, वो ये आ रहा है कि हाइड्रेटेड फॉर्म, ट्रांजिशन मेटल केटाइन की जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो कलर है। और मैं ज्यादा क्लियर करूं तो TiCl3 ये जो इसका ये आयन है, जो TiS2O6+3, बेसिकली ये इस तरह से आयनाइज होगा, तो वॉयलेट कलर इस आयन का है। इस क्लोराइड से लेना देना नहीं। इस क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड होगा तो भी वॉयलेट कलर होना है। इस क्लोराइड की जगह कोई दूसरा नेगेटिव आयन होगा, सल्फेट है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वॉयलेट कलर तो TiS2O6+3 का है। और इसको कुछ बुक्स इस तरह से भी लिखती है, एक ही बात है, बेटर प्रेजेंटेशन की है।
और यहां पर जो TiCl3 है, ये जो TiCl3 है ये आयोनाइज होगा तो Ti+3 और Cl- है, और यहां पर ये Ti+3 कलरलेस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हाइड्रेटेड आयन है और ये अनहाइड्रेटेड आयन है। अनहाइड्रेटेड आयन, एंड दिस इट इज हाइड्रेटेड आयन। ये हाइड्रेटेड आयन, this is hydrated ion and this is unhydrated ion. हाइड्रेटेड आयन है और ये अनहाइड्रेटेड आयन है, ध्यान देना। तो इसका मतलब आपको माइंड एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कंसेप्ट तो अभी क्लियर कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रांजिशन मेटल केटायंस हैं, जो ट्रांजिशन मेटल केटायन है, अगर वो हाइड्रेटेड हैं जैसे ये, तो वो कलर शो करेंगे, और अगर वो हाइड्रेटेड नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए तो उनका रंग भी उड़ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए तो रंग भी उड़ गया। यानी ऐसा क्या है वाटर में जो इनको रंगीन बना देता है? ऐसा क्या है वाटर के अंदर जो Ti+3 आयन को वॉयलेट कलर, या Copper+2 अनहाइड्रेटेड है तो कलरलेस है, और Copper+2 हाइड्रेटेड हुआ तो ब्लू हो गया। Fe+2 कलरलेस है, लेकिन Fe+2 हाइड्रेटेड हुआ, वाटर पिया उसने, ग्रीन कलर का हो गया। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके कलर में आ जाते हैं। यही TiCl3 जो कलरलेस है, अब आप इसको मॉइस्ट में, ओपन सिस्टम में छोड़ दो, थोड़ी देर बाद वापस वॉयलेट कलर गेन करने लग जाएगा, क्योंकि ओपन सिस्टम में आप जैसे इसको जोड़ दोगे तो TiCl3 मॉइस्ट से, TiCl3 क्या करेगा, सराउंडिंग से मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करेगा और वापस वाटर एब्जॉर्ब करके TiCl3.6H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कलर फॉर्म में आ जाएगा। Copper+2 है, कलरलेस, मॉइस्ट में, नेचर में आपने इसको छोड़ दिया, Copper+2 0.4H2 होता है वो, तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स ब्लू, और ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम पहले तो मैंने आपके माइंड में प्रॉब्लम इंसर्ट कर दी कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि why unhydrated ट्रांजिशन मेटल केटायंस आर कलरलेस, इनमें कोई कलर नहीं होता अनहाइड्रेटेड में, और ये जो हाइड्रेटेड हो गए, ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म्स है इनकी, ये वाली और ये वाली, इनमें कलर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को या इस प्रॉब्लम को, इस क्वेरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेनेशन है इसका। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। Ti+3, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बहुत क्लियर बता दिया था कि ट्रांजिशन मेटल केटायन जो होते हैं 3d1,4s2, आर्गन 3d1,4s2। तो ट्रांजिशन मेटल केटायन नेचर के अंदर कभी भी अनहाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं। जैसे ये टाइटेनियम 22 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d2,4s2, दिस इज द। अब टाइटेनियम को
Ti+3 में कन्वर्ट किया तो Ti+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन 3d1। तो अब मेरे पास जो है वो टाइटेनियम+3 है। क्या है? टाइटेनियम+3। ये देखो बेटा, टाइटेनियम+3। अब टाइटेनियम+3 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, D1 है। ये टाइटेनियम+3 है। दिस वन, दिस इज टाइटेनियम+3। अब ये डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स है। टाइटेनियम+3 के पांचों d ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है, सेम एनर्जी है इनकी। अब जैसे ही इसको ये मॉइस्ट में रहता है, इसको एक्सपोजर मिलता है, तो ये ओपन सिस्टम में है तो ये मॉइस्ट से वाटर एब्जॉर्ब करता है और वाटर एब्जॉर्ब करके और ये कन्वर्ट हो जाता है TiH2O6+3 आयन में, जिसको इस तरह से भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, चलेगा। यानी ये हाइड्रेटेड हो गए। ये क्या हो गए? हाइड्रेटेड हो गए। तो यहां पर तो हो गया ये डीजेनरेट d ऑर्बिटल। वाटर के कांटेक्ट में आते ही, वाटर लिगेंड है तो CFT के अकॉर्डिंग यहां पर Ti+3 T2G और EG में स्प्लिट हो गया। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों के बीच में DD स्प्लिटिंग एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। दिस इज द DD स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था टाइटेनियम+3 का, और ये 1 यहां आ गया। अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन लोअर T2G एनर्जी लेवल में आ गया, ये हम जानते हैं। अब क्या हो गया कि ये जब आयन, अब यहां क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो कलर है वो इसकी वजह से है। अब यहां पर क्या होगा? ये जो d ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो गए और ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा भी नहीं है, डेल ओ वी। अब यहां पर इस पे सनलाइट आ रही है, ये हमारा सूर्य। सन, तो ये सन है। तो ये जब सनलाइट आ रही है, ट्यूबलाइट आ जाएगी तो भी चलेगा, किसी की भी लाइट आ जाए, यानी विजिबल रेडिएशन है। तो अब ये जो सनलाइट के जो फोटॉन्स हैं, ये जो सनलाइट के लाइट रेडिएशन है, ये विजिबल रेडिएशन है। और ये जो गैप है डेल ओ, ये जो डेल ओ गैप है इस टाइटेनियम के लिए, इस आयन के लिए बोल रहा हूं, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, वो तो इस स्प्लिट। डेल ओ जो है ये तो एनर्जी है। अब क्या होगा, एक मिनट क्लियर करूं। ये जो विजिबल रेडिएशन है सनलाइट के, जब इसको हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है। दिस इलेक्ट्रॉन शोज ट्रांजिशन फ्रॉम T2G d ऑर्बिटल टू EG d ऑर्बिटल। T2G d ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन EG d ऑर्बिटल में जंपिंग स्टार्ट कर देता है। समझो मेरी बात को बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन अब यहां आ गया तो यहां पर ये DD ट्रांजिशन स्टार्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक्साइट डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट होता है। ठीक है, देखो
ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन, इस मार्कर को मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं और ये आ जाता हूं और ये यहां से सनलाइट आ रही है इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही सनलाइट मिली एक्साइट होगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल है, वापस नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली इसको जैसे ये यहां पर है, तो जैसे इसको सनलाइट मिली तो सनलाइट मिलती ऊपर गया, ऊपर जाते ही वापस नीचे आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको जैसे सनलाइट मिली ऊपर गया, नीचे आया तो वापस लाइट तो कंटिन्यूअस है। तो होता क्या है आप समझो, मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं, ये रहा ये इलेक्ट्रॉन, अब ये लाइट है ऊपर गया, लेकिन ऊपर स्टेबल नहीं, वापस नीचे आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यूं नहीं है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लाइट मिली तो इस इलेक्ट्रॉन ने लाइट एब्जॉर्ब की, जंप करके ऊपर बैठ गया, जैसे कोई बंदर एक डाली से दूसरी डाली पे जंप करके बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है बेटा, ये जो सनलाइट है कंटिन्यूअस आ रही है, ये गया, एक बार स्लो मोशन में देखो, ये हिट किया, ये लाइट रेडिएशन ने इसको हिट किया, ये यहां पहुंचा, ये अनस्टेबल था तो वापस ये नीचे आया, अब जैसे ही नीचे आया तो लाइट तो कंटिन्यूअस है, तो फिर हिट मिला, फिर ऊपर गया, इस तरह से फिर हिट मिला, लाइट रेडिएशन ने इसको हिट किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, नीचे आते ही वापस लाइट रेडिएशन आ रहे हैं तो उसकी वजह से ऊपर है। तो ये प्रोसेस लगातार ऐसे चलता रहेगा, जब तक इसके ऊपर लाइट आती रहेगी तब तक ऐसा ये उसके अंदर चलता रहेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। नाउ दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब यही होता है जो मैंने अभी आपको करके बताया, इट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब समझ गए, ये दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। एक डी और लोअर डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर डी ऑर्बिटल में जा रहा है, फिर नीचे। तो अब इसमें क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। तो इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, अब वो हायर से जब लोअर में आ रहा है तो रिफ्लेक्ट हुई। तो लगातार ये जो आयन है ये विजिबल लाइट के पर्टिकुलर रेडिएशंस को, ये जो आयन है इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो हाइड्रेटेड आयन है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सनलाइट की एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और वो एब्जॉर्प्शन की वजह से लगातार एक डी ट्रांजिशन स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें डी ट्रांजिशन है और इस डी ट्रांजिशन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, एक पर्टिकुलर कलर का लाइट रेडिएशन फोटोन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये लाइट रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रही है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, यानी इस गैप के बराबर एनर्जी है। तो डेल ओ, तो यहां पर ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी अराउंड 400 समथिंग वैल्यू की होती है किलो जूल पर मोल में। तो ये एनर्जी है इस एनर्जी के इक्वल, यानी डेल ओ के इक्वल, और ये आता है येलो लाइट में। किस में आता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जो एब्जॉर्ब कर रहा है इस लाइट का जो रेडिएशन है इस डी ट्रांजिशन में, इस केस में सब केस अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगा। इस केस के लिए जो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है वो कर रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम की। कितनी कर रहा है, तो ये जो लाइट रेडिएशन है, ये जो लाइट रेडिएशन है, इस लाइट रेडिएशन का जो कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम का, और 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट होती है येलो कलर की। और अगर हम इस येलो कलर की लाइट की एनर्जी फाइंड आउट, अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को, ये 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करके डी ट्रांजिशन स्टार्ट कर गया है, यानी येलो लाइट को एब्जॉर्ब करके और उसने डी ट्रांजिशन स्टार्ट किया। और येलो कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है,
कि अगर व्हाइट लाइट में से येलो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए तो रिमेनिंग लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वो वॉयलेट कलर की होती है, क्योंकि जब विबग्योर VIBGIR, ठीक है ना, जो विजिबल है, विजिबल में क्या होता है, विजिबल में VIBGYOR विबग्योर होता है। अब ये 7 कलर मिलकर व्हाइट लाइट बन जाते हैं, तो विजिबल में ये 7 कलर्स होते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस विजिबल रेडिएशन का जो ये येलो लाइट है, ये येलो लाइट तो किसने एब्जॉर्ब कर ली, ये येलो लाइट किसने एब्जॉर्ब कर ली, जो यहां से सन जो विजिबल लाइट दे रहा है, तो सनलाइट जो विजिबल लाइट देगा तो वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पर जो सन से लाइट आ रही है वो कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, वो येलो लाइट। तो ये हो जाएगा VIBGYOR VIBGY। तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वाली है। दिस इज द विजिबल लाइट, कम्स फ्रॉम एनी विजिबल सोर्स, वो सन भी हो सकता है, कम्स फ्रॉम एनी विजिबल सोर्स, ठीक है ना, ये विजिबल सोर्स है, विजिबल लाइट का सोर्स है, विजिबल लाइट सोर्स। इस विजिबल लाइट सोर्स के अंदर जो ये लाइट आ रही है, ये लाइट जो आ रही है, ये लाइट जो आ रही है विजिबल लाइट, और इस विजिबल लाइट का येलो कलर है और उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5000। उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5000। तो हमको, अब मैं इस पे फोर्स क्यों डाल रहा हूं इस पॉइंट पे, वो इसलिए डाल रहा हूं कि आपका एक नया कंसेप्ट और क्लियर कर रहा हूं। अगर हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाने के लिए ये वाला वेवलेंथ चाहिए, तो इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने के बाद हमको मालूम पड़ गया कि इन दोनों और T2G और EG के बीच में एनर्जी गैप कितना है, क्योंकि डेल ओ क्या है, डेल ओ इज द एनर्जी, एनर्जी गैप है ये किसके बीच में, इट इज एनर्जी गैप between T2G and it is energy gap between T2G and EG, और इसको क्या बोलते हैं, DD splitting energy gap। तो डेल ओ इज द एनर्जी गैप बिटवीन T2G। अब अगर हमारे को डेल ओ की वैल्यू मालूम पड़ गई, अगर हमको डेल ओ की वैल्यू, सॉरी, अगर हमको वेवलेंथ मालूम पड़ गई, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी गैप है, तो डेल ओ का फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, और यहां हम L को क्या बोल रहे हैं, डेल ओ। तो डेल ओ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल ओ का फॉर्मूला हो जाएगा HC बाय लैम्डा, ठीक है, HC बाय लैम्डा हो जाएगा, डेल ओ है HC बाय लैम्डा। समझ में आ गया, क्योंकि डेल ओ तो एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो रेडिएशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। E की जगह मैं कौन सी टर्म यूज कर रहा हूं, डेल ओ। तो अब हम इस फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू रखकर डेल ओ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो H की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो -10 कर दूंगा। कर लो इसको सॉल्व, ये हो गया मीटर में, तो यूनिट मीटर से मीटर कैंसिल हो गई, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स आ जाएगा आंसर जूल में, जूल में आंसर निकाल लूं मैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये है 19.86 इंटू 10⁻⁻26, इसको सोल्व किया, 6.62 इंटू 3 19.86, 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ तो 10⁻⁻26, और यहां पर आ गया 5 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, और
अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 4.95 या 96 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप बन रहा है, T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप बन रहा है वो कितना बन रहा है? 4.96 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब इसको सॉल्व कर लो। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो मेरे को एनर्जी देनी है वो कितनी देनी है? 4.96 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर देनी है, जो मैंने इस फॉर्मूले में रख के निकाल ली। तो हम क्या कहते हैं कि इस आयन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो येलो लाइट है। इस आयन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो 5000 एंगस्ट्रॉम की येलो लाइट है। तो हर कॉम्प्लेक्स आयन का उसमें स्प्लिटिंग होती है, और अगर उसमें नीचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, और जब वो डी ट्रांजिशन शो करेगा तो हम उसका सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप उसमें मत जाओ, वो प्रैक्टिकल पार्ट है, लेबोरेटरी पार्ट है। तो हमने जब इस आयन का क्या ऑब्जर्व किया? हमने इस आयन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, यानी इसके पास विजिबल सोर्स से विजिबल लाइट भेज दी, तो हम स्पेक्ट्रोमीटर ने हमको बता दिया कि ये येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। उसकी वेवलेंथ एग्जैक्ट ये है, वेवलेंथ मालूम पड़ गई। तो यहां से यहां तक जाने के लिए ये वाली वेवलेंथ चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इस फॉर्मूले से निकाल ली, तो हम डेल ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अलग अलग मेटल आयन का ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, क्योंकि डेल ओ की वैल्यू अलग अलग होती है। डेल ओ की वैल्यू हर मेटल आयन के लिए अलग अलग होती है, मेटल लिगेंड के अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग होती है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल्टा ओ वैल्यू कॉम्प्लेक्स के ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, ये डेल वैल्यू ठीक है किस पे डिपेंड करेगी? कॉम्प्लेक्स के शेप पर, कितने लिगेंड है उस पर, कौन सा सेंटर मेटल केटायन है उस पर, सेंटर मेटल केटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस पर, लिगेंड की नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो ज्यादा, वीक फील्ड वाला है तो कम। ये सारी चीजें मिलकर डेल ओ को वैल्यू डिसाइड करती है। पर डेल ओ की वैल्यू हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से ऑब्जर्व हुई। सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स आयन का, उस हाइड्रेटेड आयन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है। उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ स्पेक्ट्रोमीटर बता देता है। उस वेवलेंथ को इस फॉर्मूले में डालकर हम डेल ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं, एनर्जी गैप बिटवीन T2G और EG निकाल देते हैं, यानी ये स्प्लिटिंग गैप निकाल लेते हैं, यूं भी बोल सकते हैं। ये हमने स्प्लिटिंग गैप निकाल लिया, और ये स्प्लिटिंग गैप अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होगा। अब यहां पर क्या हो गया, हम शुरू से जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस अगर व्हाइट लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे ये येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब विजिबल लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा, पर्टिकुलर कलर ऑब्जर्व करेगा, तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब इस विबग्योर में से येलो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बाकी जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है उसमें वॉयलेट कलर दिखता है, वॉयलेट डोमिनेंट कलर बन जाता है। तो ये इसीलिए Ti(H2O)6+3 वॉयलेट कलर का दिखता है। तो इसका रीजन है डी ट्रांजिशन। अब ये मैं होप करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कलर क्यों शो हो रहा है। Ti+3 में नहीं होगा, इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये d ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप नहीं है। अब जब d ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप नहीं है तो इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये 3D है ना, मैं बोलता हूं हाँ बेटा 3D है। तो सर ऊपर 4s भी तो है। देखो बिल्कुल मैं उन बच्चों का रेस्पेक्ट करता हूं, उन बच्चों को
कभी भी इग्नोर नहीं करता हूं। उनका क्वेश्चन लॉजिकल है कि सर ये 3D है ना, हाँ ये रहा 3D, तो सर इसके ऊपर 4s भी तो है ना, हाँ है। तो सर जब dd ट्रांजिशन हो सकता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस 3D से 4s में भी तो जंप कर सकता है। जैसे dd ट्रांजिशन होता है वैसे 3D 4s ट्रांजिशन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल होता है बेटा, पर इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो विजिबल रेडिएशन में अवेलेबल नहीं है, ज्यादा चाहिए एनर्जी। यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो विजिबल लाइट, विजिबल रेडिएशन, सनलाइट, ये ट्यूबलाइट या ये जो प्रोजेक्टर की लाइट मेरे ऊपर आ रही है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये 3D के इलेक्ट्रॉन को 4s में जंप करवा सके। इसीलिए ट्रांजिशन ही नहीं होता है विजिबल लाइट में, तो वो कलर ही शो नहीं करता है। आगे मेरी बात बच्चों समझ में? तो dd ट्रांजिशन होना जरूरी है या ट्रांजिशन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हुआ। अब अगर मैं, अब समझना बेटा, मैं इसी में ही अगर या लिगेंड चेंज करता हूं, या अगर मैंने लिगेंड चेंज करके वाटर की जगह साइनाइड ले लिया, वाटर की जगह क्या ले लिया, CN ले लिया। अब वाटर की जगह जैसे मैं CN लूंगा तो ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेंज हुआ तो कलर भी चेंज हो गया। तो लिगेंड या सेंट्रल मेटल कैटायन के चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी चेंज होगा और कलर भी चेंज होगा। चलो हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कलर शो क्यों होता है? और अब अगर अपन ने इसको हीट कर दिया, अगर देखो अब ये है, समझो मेरी बात को बच्चों, ये है TiS2O होल 6 प्लस 3, ठीक है। अब अपन ने कर दिया इसको हीट, रिवर्स देखो बेटा, अपन ने कर दिया इसको हीट कर दिया, हाइट बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये बेचारे ये 6H2O को इतना गर्म किया कि ये निकल के Ti+3 को छोड़ के चले गए। अब ये हो गया अनहाइड्रेटेड Ti+3। अब इस Ti+3 पे H2O का लिगेंड इफेक्ट ही नहीं है, ये हो गया वापस डीजनरेट अपने। अब जैसे ये डीजनरेट होगा तो इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो फिर dd ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना 3D से 4s तक जाने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये कलरलेस हो जाएगा। और अगर वापस आपने छोड़ दिया इसको कुछ टाइम तक, अब आपने क्या किया, इस Ti+3 को वापस ओपन सिस्टम में छोड़ के आप चले गए, अगले दिन लैब में आए, फिर वापस वॉयलेट कलर का हो गया, तो आप देखोगे यार कल तो मैंने इसको गर्म करके कलरलेस कर दिया था, ठीक है, कल तो गर्म करके मैंने इसको कलरलेस कर दिया था, और अभी आज आए हो तो वापस वॉयलेट कलर दिखा रहा है। ये वो इसलिए दिखा रहा है कि रात भर में उसने मॉइस्ट से वापस वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब इससे आपका बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि हर कॉम्प्लेक्स का अपना एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, डेल ओ की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, कलर, और फिर कलर किस पे डिपेंड करता है वो भी समझ में आ गया। तो ये जो मैंने लिखा है बेटा कलर, ये आप खुद ही रीड कर सकते हो कि द डेल ओ फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट। देखो ये लिखा हुआ है, यही तो मैंने अभी बताया कि जो डेल ओ की जो वैल्यू है वो विजिबल लाइट के अंदर आ जाती है। यानी ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये बोल रहा है ये जो गैप है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक खुदाने में, यहां से यहां तक जंप करवाने में, T2G से EG में जंप करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए वो किस में अवेलेबल है, वो विजिबल रेडिएशन में अवेलेबल है, और इसीलिए ये dd ट्रांजिशन करता है। यानी ये वाली वैल्यू इतनी कम है
कि या उस रेंज की है कि विजिबल रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां यानी इस गैप को कवर करने के लिए काफी है ये एनर्जी। इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स टू एब्सॉर्ब विजिबल लाइट ये रहा, which thereby excites electron from the lower energy d orbital into the higher energy one। यही चीज जो लिखी है वो मैंने अभी अभी समझाई भी TiS2O होल 6+3 के एग्जाम्पल से। इज इट क्लियर? अब क्या होता है आगे देखो। अब इसने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स TiS2 होल 6+3 देखो यही वॉयलेट कलर का नजर आ रहा है। Ti third has only one 3d इलेक्ट्रॉन जो अभी आपने देखा। Its spectrum shows a single absorption peak at the about 5000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम। यूनिट लगाना भूल गया ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये अब मैंने ये आपको एक्सप्लेन करा, इसको आप पॉज करके रीड कर लो। इट इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। यानी ये जो लाइट रेडिएशन है, ये जो इस वेवलेंथ का जो लाइट रेडिएशन है, ठीक है, इससे ज्यादा तो विजिबल रेडिएशन की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि विजिबल रेडिएशन में क्या होता है? VIBGYOR, ये विजिबल रेडिएशन के कलर्स हैं जिनकी वेवलेंथ चालू होती है अराउंड अप्रोक्स 4000 एंगस्ट्रॉम से इंक्रीज होती हुई 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि E इक्वल्स टू hc बाई लेमडा। hc कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वॉयलेट इंडिगो हायर एनर्जी के विजिबल रेडिएशन है, ऑरेंज रेड लोअर। देखो वॉयलेट और इंडिगो कलर के जो रेडिएशन है, वॉयलेट और इंडिगो कलर के जो विजिबल रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ कम है तो इनकी एनर्जी ज्यादा है। अब ये आगे से आगे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ब्लू की बढ़ी, ग्रीन की और बढ़ी, येलो की 5000 एंगस्ट्रॉम तक आ गई। येलो की कितने आ गई? येलो की आ गई 5000 एंगस्ट्रॉम जो मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। ऑरेंज और रेड तक आते आते इतनी हो गई, यानी रेड का वेवलेंथ इतना होता है। तो रेड एनर्जी का रेड कलर के विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम है। लेकिन इसका मतलब विजिबल रेडिएशन की जो एनर्जी है वो यहां से स्टार्ट हो रही है वॉयलेट से, वॉयलेट की सबसे ज्यादा है और रेड की सबसे कम है, क्योंकि वेवलेंथ यूं इंक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इंफ्रारेड की एनर्जी और कम होती है, लेकिन यूवी की एनर्जी विजिबल से ज्यादा होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वाले जो लाइट रेडिएशन होते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वाले जो लाइट रेडिएशन होते हैं उनको अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं, और 7800 एंगस्ट्रॉम से आगे वाले जो होते हैं रेडिएशन उनको बोलते हैं इंफ्रारेड, फार रेड, ठीक है। इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है, बहुत बार फार रेड भी बोल देते हैं। तो ये विजिबल लाइट के अंदर, तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम या उससे ज्यादा कहां तक 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाते हैं, ये कह रहा है। फिर देखो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब यही वाली बात मैंने डिस्कस की कि जैसे मैंने एक डिस्कस करूं मैं H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3 और NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn-। तो मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है जो है CONH3 होल 6 कोबाल्ट +3 है, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, NH3 है, सबसे ज्यादा Cn है। पहले H2O ले लेते हैं, चलो H2O ले लिया। दूसरा एग्जांपल ले लिया CONH3 होल 6
+3 और तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने COCN होल 6 +3 है तो -3 आ जाएगा। इसको थोड़ा और बीच में बना देता हूं मैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ऑब्जर्व कर रखा है कि H2O वीक लिगेंड है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग NH3 है और उससे ज्यादा ये, क्योंकि मैंने 3 एग्जांपल लिए तो मैं तीनों को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब ये यहां पर भी कोबाल्ट +3 है, यहां पर भी कोबाल्ट +3 है, यहां पर भी कोबाल्ट +3 है। होगा क्या, तीनों केस में स्प्लिटिंग होगी, या स्प्लिटिंग कम, या स्प्लिटिंग और बढ़ गई, या स्प्लिटिंग और ज्यादा बढ़ गई। अब यहां पर स्प्लिटिंग बढ़ गई तो इसको मैं ए कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं, या ए बोल दो, चलो इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया, सी कॉम्प्लेक्स। तो ये इसके यहां पर जो डेल ओ है ए का, यहां पर है डेल ओ है बी का, डेल ओ है ए का, डेल ओ है बी का और डेल ओ है सी का। ठीक है, मैंने इस कॉम्प्लेक्स को क्या नेम दे दिया, दिस इज द ए कॉम्प्लेक्स, इसको बोल दिया बी कॉम्प्लेक्स और इसको बोल दिया मैंने सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब तीनों ही केस में डेल ओ की वैल्यू, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो डी ट्रांजिशन होगा उसमें एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, तो अब इसमें क्या रिलेशन हो गया, इसमें रिलेशन हो गया डेल ओ ए उससे ज्यादा डेल ओ बी उससे ज्यादा डेल ओ सी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन सबसे लोवेस्ट एनर्जी पर किसका होगा, इस गैप के बराबर। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए डी ट्रांजिशन चाहिए, तो ये जो डी ट्रांजिशन होगा यहां पर, वो डी ट्रांजिशन के लिए हमको यहां कम एनर्जी चाहिए या और ज्यादा चाहिए, या और ज्यादा चाहिए। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो डेल्टा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सी, तो ये होगा। अब वेवलेंथ चेंज होने से कलर भी चेंज होने जाता है। ये इन तीनों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा, इसका लैम्डा ए होगा, इसका लैम्डा बी होगा, इसका लैम्डा सी होगा। तो मैं यही कह रहा था कि लिगेंड चेंज होने से क्या हो जाएगा, लिगेंड चेंज होने से उस मेटल, जैसे ये तीनों केस में कोबाल्ट +3 आयन है, तीनों केस में कोबाल्ट +3 आयन है, लेकिन लिगेंड डिफरेंट है, तो इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट हो जाएगा। और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट हो गया तो कलर भी डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हायर वेवलेंथ पर होगा, इसका, क्यों, क्योंकि मैंने बार बार बताया हूं एक ही चीज, वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए इस गैप के बराबर एनर्जी देनी है, और ये गैप कम है तो यहां से यहां कम एनर्जी देंगे तो हायर वेवलेंथ वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर ये एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए इस गैप के बराबर एनर्जी देंगे, तो ये गैप के बराबर जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा है, और ये एनर्जी ज्यादा है तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा वो लोअर वेवलेंथ वाला होगा। तो समझ में आ गया कि लिगेंड के चेंज होने से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ही मेटल के टाइम का, यहां जैसे कोबाल्ट +3 कोबाल्ट +3 कोबाल्ट +3 चेंज हो जाता है। इसका मतलब हर कॉम्प्लेक्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, वही उसकी पहचान होती है। ठीक है, जैसे अलग अलग लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, अलग अलग लिक्विड के सॉलिड के डेंसिटी फिक्स होती है, फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है, विस्कोसिटी की वैल्यू फिक्स होती है, सरफेस टेंशन की वैल्यू फिक्स होती है। तो इसी तरह से हर कॉम्प्लेक्स आयन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी फिक्स होता है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि मैं ये बोलूं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का, वो येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपके ध्यान में आएगा उसका येलो लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है 5000 एंगस्ट्रॉम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो TiS2O6 + 3 ये हो जाएगा।
क्योंकि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो, अब इसी तरह से मैं लिगेंड कांस्टेंट करके मेटल आयन, अब जैसे लिगेंड कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है, ये कोबाल्ट +3 है, और अब मैं जैसे 2 एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो अब इन दोनों, अब यहां पर देखो, अब मैंने क्या किया, जैसे यहां पर मैंने ले लिया COH2O होल 6 +3 TiH2O होल 6 +3। तो अब इस केस में यहां पर कोबाल्ट पर +3 है, यहां टाइटेनियम पर, तो यहां पर जो स्प्लिटिंग होगी उसकी वैल्यू और यहां पर जो स्प्लिटिंग होगी उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। ये जस्ट मैंने हाइपोथेटिकल बनाया है। तो फिर इसका मतलब इन दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट होंगे, भले ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड सेम है, पर मेटल डिफरेंट है। तो मेटल डिफरेंट है तो मेटल के चेन इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होते हैं, तो स्प्लिटिंग अलग अलग होती है। यूनिक दोनों में बराबर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। इसमें जिस मेटल केटायन का साइज छोटा होगा उसका, यानी कोबाल्ट +3 ज्यादा छोटा है, लेफ्ट राइट चलते साइज, जिस मेटल केटायन का साइज ज्यादा छोटा होता है, जो पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, उसका स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि किसका कम किसका ज्यादा, पर फिर भी सही बता रहा हूं मैं। इसका कोबाल्ट +3 का साइज छोटा है तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेटल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो सबसे ज्यादा कॉपर +2 का, जैसे था ना, मैंने पहले बताया था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है। तो अगर इन सब का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा छोटा साइज इसका है, तो स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा इसमें होगी। ये मेरे प्रीवियस क्लासेस में डिटेल डिस्कशन है। तो मेरे कहने का मतलब, अब इन दोनों में सेंट्रल मेटल केटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और लिगेंड सेम है, लेकिन मेटल तो डिफरेंट है ना। तो इन दोनों केस में भी ये जो डेल, यहां अगर डेल 1 है और ये वैल्यू Δ2 है और ये Δ1 है, तो ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना, ये भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब इन दोनों का भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। इसका येलो है तो इसका येलो नहीं होगा। आगे होगी मेरे हिसाब से आपको बात समझ में। इसी तरह से अगर हम एक Mn+2 का कॉम्प्लेक्स ले लें और एक Mn+4 का ले लें, तो इनका भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होते ही, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है तो डेल किसका ज्यादा होगा, डेल इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर MnH2O होल 6 है और ऊपर +2 आ रहा है, और यहाँ MnS2O होल 6 है, ऊपर +4 आ रहा है, तो यहाँ पर Mn पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, यहाँ पर क्या है, +4। तो यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ स्प्लिटिंग कम होगी या ज्यादा होगी। यहाँ देखो, दोनों सेंट्रोमेटल केटायन एक जैसे हैं, दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो यहाँ पर डेल की, इससे ज्यादा डेल की वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। इसकी तो λ2 ले ली, इसकी λ1 ले ली, और ये सब चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। वापस इसलिए कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट में और अच्छी ग्रूमिंग हो जाए। तो लिगेंड के चेंज होने से, सेंट्रल मेटल केटायन के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से, सेंट्रल मेटल के ही चेंज होने से कलर चेंज होंगे, क्योंकि डेल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आप पोस्ट करके अब आप खुद ही रीड करो, वही लिखा है H2NH3CN जो मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो एक्साइटेशन के लिए इसके अंदर सबसे कम एनर्जी चाहिए, इससे और ज्यादा चाहिए, इससे और ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये अभी आप पोस्ट करके इसको रीड करो और नोट्स बनाने के काम आएंगे। जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर, ठीक है, यानी डी ऑर्बिटल डीजेनरेट होता है, हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। फॉर एग्जांपल, the removal of water from TiH2O6Cl3 on heating renders its colorless. However, the complex TiH2O6+3 is violet in color. अभी बहुत अच्छे से डिस्कस मैंने कहा ना, ये जो सब चीजें अभी आप स्क्रीन पे ये जो सारी लैंग्वेज देख रहे हैं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपको एग्जाम में कैसे लिखें, टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखें, वो है।
अब ये देखो बेटा, अब मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, ऐसा मत समझो कि मैं जब इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि सर तो फालतू इतनी डिटेल पढ़ाते हैं, बुक में तो इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है। मान लिया बेटा बुक में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर अगर आप एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, आप जेईई मेंस के क्वेश्चन देखो, नीट के देखो, बिट्स के देखो, आईआईटी एडवांस के देखो, तो वहां तो आ ही रहे हैं। चलो मैं तो कॉम्पिटिटिव की भी बात नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत लेवल के होते हैं, तो इसीलिए हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अलग अलग एंगल से हर चीज को देखना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अब इसमें ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.13 है, एनसीईआरटी खोल के आप देख सकते हो। अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है, एंड सेकंड है ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। अब जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो फिर ये क्वेश्चन कर नहीं पाते। वो बोल रहा है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस। और ये एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का है। तो ये ब्लू कलर किसकी वजह से है? एक मिनट, इसको और क्लियर करता हूं। ये देखो, ये COSO4 एक्वस है और ये है, बोल रहा है ब्लू कलर का है। तो क्वेश्चन है ब्लू कलर का क्यों है? ब्लू कलर का वो इसकी वजह से है, CuSO4.5H2O। मैं क्लियर कर दूं, ये इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है, जो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है। तो अभी आप इसको कंफ्यूज मत करो, लेकिन ये जो 0.5 CSO4.5H2O तो 4 ही जाएगा। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉपर और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से एक्सीड नहीं करता है। मेरे प्रीवियस क्लासेस में ENA इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाली क्लास में डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये हाइड्रेटेड है। अब ये बोल रहा है कि अब ये ब्लू कलर का है। अब ये पूरा सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का है। अब ये बोल रहा है ये तो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब हमने इसमें क्या डाल दिया? हमने डाल दिया पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड डाल दिया, यानी KF डाल दिया। तो इसमें KF डाल दिया। KF डालने से क्या हुआ? हमने एक तरह से फ्लोराइड आयन डाल दिए। तो वाटर एक वीक लिगेंड है, ये हमेशा ध्यान रखो। वीक लिगेंड तो केमिकल रिएक्शन हो गया, और वीक लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कंपैरेटिवली इजीली रिलीज कर देता है। या मैं ये बोलूं, या मेटल, यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ तो यहां पर एक नया कंपाउंड बन जाएगा, जो बन जाएगा CuF4 ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा? बेटा बिल्कुल सिंपल है। कॉपर +2 है तो हमने फ्लोराइड डाला, तो यहां फ्लोराइड लिगेंड है। अब मैंने 4 फ्लोराइड इससे कंबाइन करवा दिए, ये लो 4 फ्लोराइड। तो अब 4 फ्लोराइड तो +2 4 -2 कितना आ जाएगा? -2। अब आप बोलोगे सर 4 कैसे? तो मैंने कहा ना, प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉपर +2 का और जिंक +2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, इसीलिए 4 लिए। तो अब ये -2 है, तो अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या यूज हो जाएंगे? 2K+, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो H2O था, तो यहां H2O का लिगेंड था, तो यहां पर स्प्लिटिंग डिफरेंट थी। और फिर इस आयन में क्या हो गया? अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसका IUPAC नेम हो जाएगा पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो कॉपर 2। तो अब इसमें स्प्लिटिंग फिर चेंज हो गई, ठीक है। इसकी स्प्लिटिंग ये है, ठीक है, Δ1 है, और इसकी स्प्लिटिंग Δ2 है।
तो डेल्टा 1 नेवर इक्वल्स टू डेल्टा 2, क्योंकि ये H2O की वजह से स्प्लिटिंग है कॉपर प्लस 2 में एक्वस मीडियम में, और अब जो स्प्लिटिंग है वो फ्लोराइड की वजह से है। तो जब लैम्डा 1 इक्वल, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वो भी इक्वल नहीं होगा, दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग हो गए। तो दोनों के जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग हो गए तो दोनों के कलर भी अलग अलग हो गए। तो ये ब्लू कलर का हो गया, ये ग्रीन का हो गया। अब इसने ये तो पूछा ही नहीं कि ग्रीन कैसे मालूम पड़ा, इसने तो पूछा ग्रीन क्यों हो गया। यानी इसके क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्लू था, ब्लू से ग्रीन हो गया, बताओ क्यों हो गया, कलर क्यों चेंज हो गया। तो हम बोलेंगे कि कॉपर प्लस 2 में ये कॉपर सल्फेट के एक्वस मीडियम में कॉपर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, CuH2O4। एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, क्यों है मैं ये भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अभी मेरी प्रेजेंट क्लास का टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। CuH2O4+2 बन गया। अब यहां पर CuH2O4+2 है, और यहां पर यही कॉम्प्लेक्स आयन यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पर कन्वर्ट हो गया ये CuF4-2 में 4 फ्लोराइड से कंबाइन करके। आई मेरी बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ, कितने फ्लोराइड चाहिए, 4, तो 4 लेंगे, 4 लेंगे तो 4 इधर चले गए, 2, और एक बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, K2SO4। ये रहा K2SO4, ठीक है। K2SO4 से हमको मतलब नहीं है, वो तो एस ब्लॉक का है, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलर तो कॉम्प्लेक्स आयंस के होते हैं। तो समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। तो हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स आयन इस कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो dd एनर्जी गैप है T2G और EG के बीच में, यहां dd एनर्जी गैप जो है, dd एनर्जी गैप बोला करो, ठीक है। तो dd एनर्जी गैप जो है, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप जो है, पूरा नाम ये है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप जो है, या dd एनर्जी गैप है, वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेंज हो गया तो कलर चेंज हो गया। ये का ये रीजन सेकंड वाले के लिए देना है कि अ ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो फ्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा तो यह Cl आ जाएगा, बाकी वो का वही रहेगा। अब Cl आ जाएगा तो फिर स्प्लिटिंग चेंज हो गई, ठीक है, और उसका भी लॉजिक यही दोगे, ये लिख दोगे कि साहब यहाँ पर CuCl4 बन गया। अब इसका स्प्लिटिंग अलग हो जाएगी, तो इसका स्प्लिटिंग इसका हो गया ये लैम्डा 3। अब ये लैम्डा 3 भी किसके बराबर नहीं है, क्योंकि पहले कर रहा था फ्लोराइड, तो यहाँ कर रहा है H2O स्प्लिटिंग, फिर कर रहा था फ्लोराइड, अब कर रहा है क्लोराइड, तो क्लोराइड की स्प्लिटिंग अलग होगी, तो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी अलग हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर अगर लिगेंड चेंज होगा तो कलर चेंज होगा, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो वही स्टूडेंट अच्छे से कर पाएगा ना जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, न कि रटा हुआ है उसको। इसी तरह से देखो बेटा, बिल्कुल सेम ये आंसर, अब मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ NiS2O6 इज ग्रीन बट सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 इज कलरलेस, ठीक है। तो एक्सप्लेन व्हाई। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि H2O तो वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो Cn क्या करता है, Cn ने निकल के अंदर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर दी। तो देखो सॉल्यूशन NiS2O6+2, H2O is a weak field ligand, therefore there are unpaired electron in Ni+2. In this complex the d electron from the lower energy level can be excited to the higher energy level and the possibility of dd transition is present, जो हम लगातार देख रहे हैं। Hence NiS2O6+2 is colored। जब तक dd ट्रांजिशन नहीं होगा कलर कहां से आएगा, इस डी ट्रांजिशन में ही वो विजिबल रेडिएशन का पर्टिकुलर कलर पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो ही कलर दिखेगा। इन NiCN4 द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल पेयर्ड, हाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई होगी, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। ऑल पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। एज Cn- इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड देयरफॉर डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल एंड NiCN4-2 इज कलरलेस, ठीक है। तो ये देखो मैं
थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं इस क्वेश्चन को और फिर हम क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि आपका आज वाली क्लास में कलर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने। तो देखो, अगर इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो देख लें, अदरवाइज TiS2 होल 6 था और यहाँ था +2 और यहाँ था NiCN होल 6 होल 4 -2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, ये वीक फील्ड हो गया, तो निकल का +2 है और यहाँ निकल का दोनों में +2 है बेटा। ठीक है, लेकिन ये वीक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये वीक फील्ड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वीक फील्ड में क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स तो स्प्लिटिंग कम होने से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स का डी ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा। और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होने की वजह से यहां पर स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ये जो एनर्जी गैप इस केस में इतना ज्यादा बढ़ गया। ये ट्रिकी आंसर है बेटा कि है ना, ये कलरलेस इसीलिए क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा। अब डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सर आपको कैसे मालूम, मेरे को हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो बेटा इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। उसने क्या कहा, ये तो ब्लू कलर का, सॉरी शायद ग्रीन कलर का था, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये कलरलेस दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अब हम ये ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? हम बोल रहे हैं ये ग्रीन कलर का है, हम बोलेंगे ये ग्रीन कलर का है, ये कलरलेस है, तो बताओ क्यों? तो हम तो खुद ही कह रहे हैं ये कलर शो कर रहा है, ये कलर नहीं शो कर रहा है। क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है, तो इसका मतलब ये कलर शो कर रहा है, मतलब डी ट्रांजिशन हो रहा है। ये कलर शो नहीं कर रहा है, मतलब डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो ये कलर शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा 1 आया और यहाँ पर जो ये डेल्टा 2 है, उसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, यानी ये गैप बहुत ज्यादा है। तो हम बोलेंगे ये गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विजिबल रेडिएशन के जो विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट के जो रेडिएशन है वो एबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करवाने में, इस वजह से कलरलेस है। या डी ट्रांजिशन नहीं है, या डी ट्रांजिशन है। तो ये क्या हुआ, ट्रिकी क्वेश्चन हो गया बेटा। इसमें थोड़ा सा हमको स्मार्ट तरीके से आंसर देना है, क्योंकि यूं तो हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा, ये तो डेल की वैल्यू तो ऑब्जर्व होती है बेटा। अब वो का वही क्वेश्चन ये रहा, देखो FeCN होल 6 4 माइनस एंड FeS2 होल 6 आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाई? तो वही रीजन लिखोगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, ये वीक फील्ड का। अब वो डिफरेंट कलर दे रहा है। अब ये खुद ही क्वेश्चन में बोला है कि दोनों डिफरेंट कलर दे रहे हैं, दोनों डिफरेंट कलर दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी डी ट्रांजिशन है, इसमें भी डी ट्रांजिशन है। तो लेकिन इसमें वीक फील्ड की वजह से लेमडा मतलब एनर्जी गैप कम है, तो हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। इसमें लिगेंड के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से एनर्जी गैप ज्यादा हो गया T2G और EG के बीच में, तो हायर एनर्जी यानी लोअर वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। पर डीडी कलर है तो डी ट्रांजिशन है, तो हम यही लिखेंगे, यही आंसर लिखा हुआ है। जबकि पिछले क्वेश्चन में देखो आप क्या दिया था कि ये कलर शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें डी ट्रांजिशन है। और अब वही ट्रिकी आंसर हो गया, इसमें डी ट्रांजिशन है। क्यों है डी ट्रांजिशन? क्योंकि H2O वीक लिगेंड है, तो गैप कम है, तो वो विजिबल लाइट के रेडिएशन एबल है इसमें डी ट्रांजिशन करने में। ये कलरलेस है, तो हमको स्मार्ट तरीके से आंसर देना है। इसका मतलब इसमें डी ट्रांजिशन नहीं है। डी ट्रांजिशन नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू है, डी ऑर्बिटल्स के बीच में जो स्प्लिटिंग गैप है वो इतना ज्यादा है, तो विजिबल रेडिएशन में आ नहीं रहा है, तो यहाँ डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9.32 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। देखो आ गया ये क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधी बात है, H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग NH3, NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग NO2। तो मैंने H2O, NH3 और CN लिया था, इसने H2O, NH3 और NO2 ले लिया। अब आप इसको समझ सकते हो कि तीनों के सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ये करेगा। जब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग देखो H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग NH3 है, NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग NO2 माइनस है, तो स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा? स्प्लिटिंग डेल्टा 1 इसकी है, डेल्टा 2 इसकी है, डेल्टा 3 इसकी है। तो किसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी? इसकी सबसे ज्यादा होगी।
और फिर बोल रहा हूं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, यानी जो डेल की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी, वेवलेंथ। डेल एनर्जी तो है बेटा, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 3, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो लैम्डा 1 यानी जो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, यानी हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब लोवेस्ट एनर्जी, ये करेगा NiS2O होल 6 प्लस 2। ठीक है, उससे कम कौन करेगा, NS3 वाला, क्योंकि ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी हमको दे दिया उसने 6 प्लस 2 वाला, और उससे कम NiNO2 होल 6 माइनस 4, यानी ये वाला लिखा है मैंने। आई थिंक आ गया होगा, क्योंकि अब मैं इसको इतना इसीलिए रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये 3-4 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सारे डिटेल कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है ना, तो अब हम कलर कंसेप्ट अच्छे से समझ गए हैं, और किन किन फैक्टर्स पे कॉम्प्लेक्स के कलर डिपेंड करते हैं ये भी डिस्कस कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं या देखते हैं। ठीक है, आज तो हमारी यहाँ क्लास ओवर कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।